दोस्तों, क्या आईटीआर फाइलिंग करते समय आपको भी यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से आईटीआर फॉर्म का चयन किया जाए, जैसे आईटीआर फॉर्म 1, 2, 3 या फिर आईटीआर 4। तो दोस्तों घबराइए नहीं, यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपकी इनकम के हिसाब से कौन से आईटीआर फॉर्म का चयन किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि क्यों जरूरी होता है एक सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी रिटर्न किसी गलत आईटीआर फॉर्म में भरी है तो आपको आपकी रिटर्न इनवैलिड करार दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, या फिर आपको इनकम टैक्स से रेक्टिफिकेशन का नोटिस मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की गलतियों से बचने के लिए आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस प्रकार सही आईटीआर फॉर्म का चयन करें। दोस्तों, आईटीआर फॉर्म का चयन आपकी इनकम के प्रकार और अमाउंट पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि आईटीआर 1, तो आईटीआर 1 एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर कोई व्यक्ति सैलरी से आय प्राप्त करता है या किसी अदर सोर्स से इनकम है उसकी, और अगर यह आय 50 लाख रुपए तक है, तो उस पर आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। सेकंड हम बात करें आईटीआर 2। दोस्तों, आईटीआर 2 एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है जिसकी किसी अदर सोर्स से या सैलरी से आय है और उसके साथ में कोई कैपिटल गेन की इनकम भी है। अगर हम बात करें कि आईटीआर 3, तो दोस्तों आईटीआर 3 एक बिजनेस पर्सन के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम रखता है तो उस पर आईटीआर 3 एप्लीकेबल होती है। और दोस्तों, हम बात करें आईटीआर 4, तो आईटीआर 4 भी एक बिजनेस पर्सन के लिए एप्लीकेबल है अगर वह किसी प्रिजम्पटिव इनकम रखता है और उसके साथ उसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है। नेक्स्ट हम बात करें कि आईटीआर 5। दोस्तों, आईटीआर 5 किसी पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इन सब पर एप्लीकेबल होती है। और ऐसे ही अगर हम बात करें आईटीआर 6, तो दोस्तों आईटीआर 6 प्रत्येक प्रकार की कंपनी, चाहे वह पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सभी पर आईटीआर 6 एप्लीकेबल होती है। और नेक्स्ट हम बात करें आईटीआर 7। दोस्तों, आईटीआर 7 एक चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कोई स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सब पर आईटीआर 7 एप्लीकेबल होती है। दोस्तों, आइए अब डिटेल में हम जानते हैं कि आईटीआर 1 के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इस आईटीआर 1 को यूज़ नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर निम्न कंडीशन कंप्लीट होती हैं तो एक व्यक्ति आईटीआर 1 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है एक रेजिडेंट इंडिविजुअल। दोस्तों, एक रेजिडेंट ही आईटीआर 1 में रिटर्न फाइल कर सकता है। सेकंड इसमें आता है अगर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो ही वह आईटीआर 1 में रिटर्न फाइल कर सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट इसमें है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी सैलरी सोर्स से आय है या किसी पेंशन से इनकम है तो वह भी अपनी आईटीआर 1 में फाइल कर सकता है। और दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो वह भी अपनी आईटीआर 1 में फाइल कर सकता है। और दोस्तों, नेक्स्ट इसमें है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अदर सोर्स से इनकम है, जिसमें आता है किसी सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट, किसी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पर इंटरेस्ट है या कोई आरडी अकाउंट पर इंटरेस्ट है, तो ये सभी इनकम अदर सोर्स में आती हैं। दोस्तों, इसमें किसी गैम्बलिंग इनकम को शामिल करके नहीं चलते हम। अगर किसी लॉटरी से इनकम है या फिर किसी हॉर्स रेस से इनकम है, ये सभी एक्सक्लूड करके चलते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आता है अगर किसी इंडिविजुअल को किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 1,25,000 रुपये तक की इनकम है तो भी वह अपनी आईटीआर 1 में फाइल कर सकता है। और नेक्स्ट इसमें है कि अगर किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम है तो वह भी अपनी आईटीआर 1 में फाइल कर सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी व्यक्ति को सैलरी से भी इनकम है, पेंशन से भी इनकम है और किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है या कोई अदर सोर्सेज या फिर कैपिटल गेन से भी इनकम है, तो वह किस आईटीआर फॉर्म में अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। दोस्तों, इसका जवाब होगा आईटीआर 1। दोस्तों, अगर निम्न सीमाओं में रहते हुए किसी व्यक्ति को किसी भी अदर सोर्स या सैलरी या किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वह अपनी आईटीआर फॉर्म 1 में ही दाखिल करेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आईटीआर 1 फाइल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट आता है अगर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है तो वह आईटीआर 1 में अपनी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है। सेकंड इसमें आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की एग्रीकल्चर से इनकम 5,000 रुपये से अधिक है तो वह भी आईटीआर 1 में रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर किसी व्यक्ति की कैपिटल गेन से इनकम है और उसके पिछले वर्षों के कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है तो वह भी अपनी ITR 1 में दाखिल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है अगर किसी व्यक्ति को किसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो वह भी अपनी ITR 1 में फाइल नहीं कर सकता है। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वह भी अपनी ITR 1 में दाखिल नहीं कर सकता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वह भी ITR 1 में रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं तो वह भी अपनी ITR 1 में दाखिल नहीं कर सकता। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है, चाहे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो या कोई एंटिटी में इंटरेस्ट रखता है तो वह भी अपनी ITR 1 में दाखिल नहीं कर सकता है। और दोस्तों कोई भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट वह भी अपनी ITR 1 में दाखिल नहीं कर सकता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी सोर्स से इनकम रखता है तो वह भी अपनी ITR 1 में दाखिल नहीं कर सकता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति पर सेक्शन 194N अर्थात वह अगर किसी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नगद आहरण करता है और उसका TDS कटता है तो वह व्यक्ति भी ITR 1 में अपनी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ESOP के लिए पेमेंट करता है या उसका पेमेंट कटता है तो वह भी ITR 1 में अपनी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है। और लास्ट इसमें आता है कि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी इनकम हेड में पिछले सालों के कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज रखता है या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है उसके पास है तो वह भी अपनी ITR 1 में दाखिल नहीं कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ITR 2 कौन कौन फाइल कर सकता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी या पेंशन से इनकम है और अगर यह इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है तो वह अपनी ITR 2 में फाइल करेगा। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम रखता है तो वह भी अपनी ITR 2 में फाइल करेगा। थर्ड इसमें आता है अगर किसी व्यक्ति की किसी अदर सोर्स से इनकम है। दोस्तों अदर सोर्स में इसमें शामिल है किसी लॉटरी से इनकम है या किसी हॉर्स रेस से इनकम है तो वह भी अपनी ITR 2 में फाइल करेगा बजाय ITR 1 के। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सैलरी पेंशन से इनसे इनकम रखता है और अगर वह किसी कंपनी में डायरेक्टर भी है तो वह अपनी ITR 2 में फाइल करेगा। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है तो वह भी अपनी ITR 2 में फाइल करेगा। और दोस्तों कोई नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट वह भी अपनी ITR 2 फाइल करेगा। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी कैपिटल गेन से इनकम रखता है तो वह भी अपनी ITR 2 में फाइल करेगा। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी फॉरेन असेट्स को होल्ड करता है या फिर फॉरेन सोर्स से उसके पास इनकम है तो वह भी अपनी ITR 2 फाइल करेगा। और नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर से इनकम रखता है, एग्रीकल्चर से उसकी इनकम 5,000 रुपये से अधिक है तो वह भी ITR 2 फाइल करेगा। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी फॉरेन असेट्स को होल्ड करता है तो वह भी ITR 2 फाइल करेगा। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का TDS सेक्शन 194N अगर वह किसी बैंक से किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का कैश विड्रॉल करता है और उसका TDS कटता है तो वह भी अपनी ITR 2 फॉर्म में फाइल करेगा। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी ESOP परचेज के लिए पेमेंट करता है या उसका पेमेंट काटा जाता है तो वह भी अपनी ITR 2 में फाइल करेगा। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कैरी फॉरवर्ड लॉसेज रखता है जो कि पिछले वर्षों से कैरी फॉरवर्ड करके लाए गए हैं तो वह भी अपनी ITR फॉर्म 2 में फाइल करेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति पर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं अर्थात अपने किसी माइनर सन या डॉटर की इनकम उसकी स्वयं की इनकम में इंक्लूड की जाती है तो वह भी ITR 2 में अपनी रिटर्न फाइल करेगा। दोस्तों मन में क्वेश्चन ये आता है कि ITR 2 स्पेसिफिकली किस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों इसमें हम बता दें कि ITR 2 स्पेसिफिक तौर पर किसी व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जबकि यह ITR 1 में जो एक्सक्लूजन्स किए गए हैं अर्थात जो व्यक्ति अपनी रिटर्न ITR 1 में दाखिल नहीं कर सकते हैं उन पैरामीटर्स को अगर वह ब्रेक करते हैं तो उसकी रिटर्न ITR 2 में दाखिल होती है, जैसा कि हमने कंडीशंस देखी है।
अगर हम ITR 1 और 2 में कंपैरिजन पे जाएँ, तो इसमें हम देखते हैं कि एक रेज़िडेंट इंडिविजुअल ही ITR 1 फाइल कर सकता है, जबकि ITR 2 एक रेज़िडेंट इंडिविजुअल और उसके साथ ही नॉट ऑर्डिनरी रेज़िडेंट और नॉन रेज़िडेंट दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है, तो वह ITR 2 फाइल कर सकता है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति की एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो वह भी ITR 2 फाइल करेगा बजाय ITR 1 के। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की अदर सोर्स से इनकम है और उसमें किसी प्रकार की गैम्बलिंग इनकम, जिसमें लॉटरी से इनकम है या फिर कोई रेस हॉर्सेज है, तो वह भी अपनी ITR 1 के बजाय 2 में फाइल करता है। और अगर किसी व्यक्ति को कैपिटल गेन जो कि 1,25,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उससे अधिक है, तो वह भी अपनी ITR 2 में दाखिल करता है। इसके साथ ही अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो वह भी अपनी ITR 2 में दाखिल करता है। और अगर किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर से 5,000 रुपये से अधिक की इनकम है, तो वह भी अपनी ITR 2 में फाइल करता है बजाय ITR 1 के। तो दोस्तों इस प्रकार जो जो व्यक्ति ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं था, वह ITR 2 में फॉल करता है। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि ITR 2 फाइल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों इसमें आता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम रखता है, तो वह अपनी ITR 2 में फाइल नहीं कर सकता। दोस्तों उसके लिए ITR 3 और ITR 4 एप्लीकेबल होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ITR 3 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो दोस्तों ITR 3 एक इंडिविजुअल और HUF दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अगर कोई इंडिविजुअल या HUF किसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम रखता है, चाहे वह प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आती है या रेगुलर ऑडिट केसेस में, तो वह अपनी ITR 3 में फाइल करेगा। दोस्तों हो सकता है इस बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम के साथ में उसकी किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से आई हो, या फिर किसी अदर सोर्स से इनकम हो, या किसी सैलरी, पेंशन या किसी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, तो वह अपनी ITR 3 में ही दाखिल करेगा। और हो सकता है कोई व्यक्ति किसी पार्टनरशिप फर्म से इनकम अर्न करता है, तो वह भी अपनी ITR 3 दाखिल करेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ITR 3 किन किन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों इसमें कोई कंपनी, कोई बिजनेस या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, या कोई पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन सब के ऊपर ITR 3 एप्लीकेबल नहीं होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ITR 4 फाइल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। दोस्तों ITR 4 को हम सुगम के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यह एक इंडिविजुअल, HUF और एक पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP, ये सभी फाइल करने के लिए एलिजिबल होते हैं अगर यह प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन में जाते हैं, जो कि आयकर की धारा 44AD, 44ADA और 44AE, तो इन सब पर ITR 4 एप्लीकेबल होती है। दोस्तों इसमें अगर बिजनेस इनकम 50 लाख रुपए तक है, तो ही वह ITR 4 में रिटर्न फाइल कर सकता है। और अगर वह टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं है, अर्थात उसका ग्रॉस टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है, तो ही वह प्रिजम्पटिव इनकम अर्थात ITR फॉर्म में अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अदरवाइज उस पर ITR फॉर्म नंबर 3 एप्लीकेबल होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ITR 5 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो दोस्तों ITR 5 में एक पार्टनरशिप फर्म, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और अदर सिमिलर एंटिटीज़, ये सभी ITR 5 में अपनी रिटर्न दाखिल करते हैं। और दोस्तों इसमें हम देखें कि कौन कौन ITR 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें एक HUF, एक एंटिटी इंडिविजुअल के अलावा, या फिर कोई कंपनी, या फिर कोई ट्रस्ट या सोसाइटी जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए बना हुआ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ITR फॉर्म नंबर 6। तो दोस्तों प्रत्येक प्रकार की कंपनी, चाहे वह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको अपनी रिटर्न ITR फॉर्म नंबर 6 में दाखिल करनी होती है। और दोस्तों लास्ट हम बात करते हैं ITR फॉर्म नंबर 7। तो कोई भी कंपनी, कोई बॉडी ऑफ ट्रस्ट, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई सोसाइटी अगर किसी चैरिटेबल, रिलीजियस या किसी स्पेसिफिक पर्पज़ जैसे कि एजुकेशनल या कोई हॉस्पिटल, इन सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जो कि आयकर की धारा 139 4A 4B 4C या फिर 4D, इनमें अपनी रिटर्न दाखिल करते हैं, तो वह सभी संस्था भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर्म नंबर 7 में दाखिल करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।